dimethyl sulfoxide. What is the oxidation state of sulfur in polar aprotic solvent DMSO, dimethyl sulfoxide? बताओ बेटा, सोल्व करके दिखाओ क्या आएगा इसका। पहले फार्मूला सोचो सल्फो ऑक्साइड का, फिर उसमें सोचो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट DMSO? काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका सॉल्वेंट है, SN1 SN2 रिएक्शन में यूज होता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। बताएगा बेटा कोई? हिंट दे देता हूं मैं आपको। DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का फार्मूला होता है CH3 ट्वाइस SO। अब सोल्व करो बेटा, अब बताओ। क्या आंसर दोगे? 0। सही है बेटा, आपका आंसर 0 आएगा। कैसे किया? देखो ऐसे करो, आपको दो तरीके हैं। या तो आप फार्मूला बेस चलो, एक मिथाइल ग्रुप का +1 होता है तो +1 इंटू 2, सल्फर का सपोज x है, ऑक्सीजन का -2 है, ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा। या इट इज द बेस्ट वे टू कैलकुलेट द it is the best way to calculate the oxidation state from the structure. Structure is always the best way. Structure is always the best way to calculate the ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको कंपटीशन में कभी भी अगर आप इस तरीके से करते हो तो वो बेटा आपका कभी भी गलत नहीं जाएगा। अगर इस तरीके से करते हो तो फिर नो चांस ऑफ मिस्टेक, कभी भी आपका गलत नहीं रहेगा। इसमें देखो एक प्रॉब्लम आपके साथ क्या आ सकता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होता है। तो कार्बन, सल्फर और आयोडीन, इन तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। लेकिन जब कार्बन सल्फर के साथ आए बट कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 3 पॉजिटिव आ जाते हैं, इसलिए कार्बन को आपने पॉजिटिव लेना है। तो CH3 को +1 लोगे, इसका मतलब ये CH3 भी +1, इवन दोनों का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो ये +1 है तो इधर -1 आएगा, ये +1 है तो इधर -1 आएगा। फिर इस बॉन्ड के थ्रू देखो, सल्फर और ऑक्सीजन वाले बॉन्ड के थ्रू आप, सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का -2 आ जाएगा तो इधर +2 आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप चेक करोगे तो +2 और माइनस माइनस -2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने 0 देना है। दैट्स वाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन DMSO जो होगा वो आपका 0 आएगा। तो सर स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करना है बात। हाँ, अगर स्ट्रक्चर बना के सीख जाते हो आप, स्ट्रक्चर बना के करते हो, जैसे मैंने कुछ स्ट्रक्चर आपको दी बताई थी, तो हाँ जी आपका सर। बेस्ट है, फिर आपका कभी आंसर गलत नहीं होगा बेटा। चांसेस ऑफ ठीक है जो सर। मिस्टेक हैं वो बिल्कुल ही आपके रिड्यूस हो जाएंगे। ओके सर। जैसे जैसे थियोरटिकल क्वेश्चन आ जाएं, शोल्डर इज एन alloy used for
binding to metal piece. Solder is an alloy used for binding of two metal piece is made of. मेटलर्जी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन जैसे SN प्लस जिंक, lead प्लस जिंक, थर्ड lead प्लस टिन, फोर्थ lead प्लस जिंक प्लस टिन। अब इस तरह के प्रॉब्लम्स जो आएंगे वो आपको मेमोरी बेस हैं कि अगर आपको याद है देन तो आप कर पाओगे, अगर याद नहीं होगा देन आप नहीं कर पाओगे। तो इनको आपने जो है मेटलर्जी में जितना जो एटलीस्ट जितना 12th में चैप्टर पढ़ा हो उतना तो जरूर याद करके ले जाओ आप। यहाँ पर मैं कुछ ट्राई करता हूँ कुछ चीज़ें आपको याद हो जाएं। देखो शोल्डर देखा है आप लोगों ने, किसी ने शोल्डर होता क्या है? आप देखो किसी रेडियो या ये सर देखा ट्रांस, है, हाँ किसी भी जो आप इसके पास जाओगे ना हेल्पर के मॉडल पास, बनाने यूज करा था। हाँ तो उसमें क्या होता है कि ये शोल्डर जो होता है इसमें वायरिंग होती है। अब इसमें क्या करते हैं, कोई चीज़ टूटी हुई हो, जैसे मान लो कोई टेप रिकॉर्डर का कोई टांका टूट गया, तो उसको क्या आपने जोड़ना है तो आप इसमें से कुछ गिराते हो, वो मेटल गिरती है और उन दो चीज़ों को आपस में जोड़ देती है। ये जो मेटल यहाँ से आती है वो शोल्डर होता है। इसको इलेक्ट्रिसिटी से हम जब डाल करके इसको करते हैं तो इसकी मेटल टूट टूट के गिरती है और जहाँ गिरती है उन चीज़ों को जोड़ देती है, जिसको टांका लगाना बोलते हैं हमने। तो ये जो शोल्डर होता है ये हमेशा बना होता है टिन और लेड का, टिन एंड लेड, टिन और लेड से मिलकर बना होता है शोल्डर। टिन और लेड जैसे देखो आप, ये दोनों ही अगर आप देखोगे तो आपके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तो ये आपके 14th ग्रुप के मेटल हैं। बिकॉज कार्बन और सिलिकॉन तो नॉन मेटल हो गई और जर्मेनियम सेमी मेटल हो गया, तो टिन और लेड का बना हुआ है जो कि दोनों ही 14th ग्रुप की मेटल्स होती हैं। तो टिन और लेड से मिलकर अगर आपका बना होता है तो उसको हम शोल्डर बोलते हैं। इस शोल्डर के साथ साथ देखो और चीजें, मैं आपको कुछ थोड़ा सा पॉइंट आ गया है तो बता दूं। जैसे देखो बेटा, एक नाम सुना होगा आपने ब्रास, एक नाम सुना होगा ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, फूल्स गोल्ड, ऐसे कुछ नाम सुनते हो आप। देखो ब्रास, ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों ही कॉपर के बने होते हैं, कॉपर के एलॉयज हैं। फर्क सिर्फ इतना है, देखो ब्रास में यहाँ एस लगा हुआ है तो एस इधर आ जाएगा, SN स्टेनम इधर आ जाएगा। ब्रॉन्ज में जेड लगा हुआ है तो जेड इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब कॉपर और जिंक आ जाए तो फिर वो ब्रास है, लास्ट में एस आ जाए तो ब्रास नहीं है, लास्ट में एस आ जाए तो ब्रॉन्ज है, लास्ट में जेड आ जाए तो ये ब्रॉन्ज नहीं है, ये ब्रॉस है। तो कॉपर और जिंक का बना हुआ ये होता है, कॉपर और टिन का ये होता है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं भाई, किस किस का बना होता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, छोटी क्लासेस से आप कर रहे हो, इस तरह के आपके प्रॉब्लम आते हैं। जर्मन सिल्वर जब भी आ जाए तो इसमें सिल्वर कभी नहीं होगा बेटा, AG0 होगा। ये सिल्वर जैसा दिखता है लेकिन सिल्वर नहीं होती इसके अंदर, जर्मन सिल्वर। और इसी टाइप से फूल्स गोल्ड है तो उसमें गोल्ड नहीं होगा, गोल्ड जो है उसके अंदर नहीं होता। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो जर्मन सिल्वर, फूल्स गोल्ड, इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। तो ये आपके मेटलर्जी वाले पॉइंट्स हैं, तो इनको याद रखना है, आपने मेमोराइज करना है इन चीज़ों को। सर फूल गोल्ड में गोल्ड नहीं होता, मतलब होता क्या है फिर वो चीज? FeS2 होता है, सोने जैसा दिखता है वो और पायराइट चमकता है। होता है? हाँ FeS2 वो पायराइड तो CuFeS2 होता है। हाँ ये हाँ हाँ हाँ, ठीक ये है सिर्फ सर। ये सिर्फ FeS2 होगा, FeS2। ओके सर। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम है, माइक्रोकॉस्मिक साल्ट बीट टेस्ट, माइक्रोकॉस्मिक साल्ट बीट टेस्ट ऑफ सॉल्ट X yield semi translucent mass, therefore
it contain, therefore it contains number 1 cobalt nitrate, number 2 calcium nitrate, number 3 copper sulfate और नंबर 4 MnSO4 मैग्नीज सल्फेट। तो देखो ये भी आपका जो है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से प्रॉब्लम आ गया कि माइक्रोकॉस्मिक साल्ट बीट टेस्ट ऑफ साल्ट एक्स यील्ड सेमी ट्रांसलूसेंट मास। देखो सेमी ट्रांसलूसेंट मास का सिंपली क्या मतलब ले सकते हो कि कलरलेस। हमें ये देखना है इसमें कलरलेस कौन सा होता है। तो जितने भी बेटा आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो जनरली कलर शो करते हैं, और ये तो क्लियर कट है कि जो एल्कली मेटल या एल्केलाइन अर्थ मेटल है, एल्कली मेटल एल्केलाइन अर्थ मेटल, ये कभी भी कलर नहीं देंगे, ये कलरलेस होते हैं हमेशा। कलर अभी कल ही बात की थी ना, कलर तो ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर किया था आपने। एल्कली मेटल या जैसे नमक है NaCl, तो Na है एल्कली मेटल का कंपाउंड है, तो उसका कलर कहाँ होता है। ऐसे ही देखो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है तो व्हाइट कलर के होते हैं, कोई कलर नहीं होते इनके। तो सिंपली आपको ये देखना है कि एल्कली मेटल या एल्केलाइन अर्थ मेटल होंगे तो वो आपके कलरलेस होंगे। वही क्वेश्चन ये पूछना चाहता है, कहता माइक्रोकॉस्मिक वीट साल्ट है, घुमा फिरा रहा है बातों को, आपको सीधा ये पूछ रहा है यील्ड सेमी ट्रांसलूसेंट मास। तो हमें एग्जाम में आएगा, हमें ऐसे लगेगा अरे यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने चीज, लेकिन जब आप थोड़ा सा आई की यूज करोगे तो अपने आप समझ आने लग जाएगा कि देखो कोबाल्ट दे रखा है, कॉपर दे रखा है, Mn दे रखा है, तो ये तो ट्रांजिशन मेटल है, इनके कलर भी होते हैं। जैसे कोबाल्ट कॉपर आपने कई जगह पढ़ा है, ब्लू कलर होता है कॉपर, मैग्नीज पिंक कलर का होता है, कोबाल्ट भी ब्लू कलर का होता है। और ये चीज देखो कैल्शियम, कैल्शियम एल्केलाइन अर्थ मेटल हो गया तो ये कलरलेस होगी, तो इसका मतलब आपका आंसर कैल्शियम नाइट्रेट हो गया। तो कई बार आपको घुमा फिरा के प्रॉब्लम देगा, तो आपको प्रॉब्लम का थीम समझना है कि एक्चुअली में वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है और कैसे घुमा के पूछ रहा है वो चीज आपसे। तो आप देख रहे हो इनऑर्गेनिक के अंदर मेरा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको चीज़ें मेमोराइज करवा रहा हूँ कि आपने पढ़ के याद की हुई है चीज़ें, तो आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म कर सकते हो। तो एक तरह से मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर सकता हूँ। विच कंपाउंड इज फॉर्म, which compound it formed when iron reacts with carbon, which compound is formed when iron react with carbon? Number 1 FeC2, number 2 Fe3C, number 4 FeC3, number 4 Fe2C. Which compound is formed when iron react with carbon? कहने का मतलब जब आयरन होता है उसके बीच बीच में अगर कार्बन बोरोन छोटे छोटे इंटरस्टिशियल स्पीसीज में कुछ आ जाते हैं पार्टिकल कार्बन के, जैसे स्टील वगैरह में, तो कौन सा फार्मूला बनता है, क्या फार्मूला बनता है? ये सब क्वेश्चंस बेटा आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, सारे उन चैप्टर्स के अंदर हैं। कई बच्चों को लगता है ना कि इनऑर्गेनिक तो हमें सारी याद है, तो वो ये देख सकते हैं कि कितनी एक याद है। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके सारे एनसीईआरटी के हैं। तो विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन आयरन रिएक्ट विद कार्बन, तो जो आयरन का आपका डी ब्लॉक मेटल्स होती हैं आयरन, उसके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं, इन स्पेस को इंटरस्टिशियल बोलते हैं हम। तो स्टील वगैरह ऐसे ही बनाया जाता है जैसे आयरन के बीच में, तो इनमें छोटे छोटे पार्टिकल आ सकते हैं जैसे कार्बन, बोरोन, हाइड्रोजन, इस तरह के छोटे मेटल्स आ जाते हैं जिससे इसमें कुछ प्रॉपर्टी में चेंज किया जा सकता है आयरन की। तो इसमें जो कंपाउंड बनता है वो बनता है Fe3C, इसको बोलते हैं, और है ये सीमेंटाइट,
ये भी आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला ऑफ सीमेंटाइट। सीमेंटाइट से याद करते हैं इसको, सीमेंटाइट, Fe3C, सीमेंटाइट। नेक्स्ट वन अब आप बताएंगे। Which of the following contain both polar and non-planar bond? Polar and non-planar bonds. Which of the following contains polar and non-planar bonds? First option NH4Cl, second option HCN, third option H2O2, fourth option CH4. Which of the following contain both polar and non-planar bonds? हिंट दे दूं मैं आपको कि सीधा देखने से पता नहीं लगेगा, ड्रा करके स्ट्रक्चर तब डिसाइड होगा कि पोलर कौन कौन सा है। पोलर का मतलब प्लस माइनस किस में आ रहे हैं, मतलब आयनिक बॉन्डिंग किस में आ रही है, और साथ में प्लेनर बॉन्ड का मतलब है सारे एक ही प्लेन पे नहीं है। अगर कॉपी में ड्रा करेंगे तो सारे बॉन्ड एक कॉपी के ऊपर ही नहीं आएंगे, कुछ कॉपी के ऊपर नीचे आ सकते हैं। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड? ड्रॉ करके आंसर निकालो बेटा, क्या लगता है आपको? ये जनरल केमिस्ट्री है, इसमें कोई इतना स्पेसिफिक केमिस्ट्री नहीं है कि भाई जनरली आज तक पढ़ते आ रहे हो जो छोटी क्लासेस से लेके ट्वेल्थ, ट्वेल्थ के बाद कुछ पढ़े तो उसके बेस पर ही आंसर निकालने आपने। मतलब ABCD है, अल्फाबेट्स है केमिस्ट्री का। क्या आंसर दोगे बेटा? दो आंसर। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। सर NH4Cl। NH4Cl लगा दिया मैंने आपका NH4Cl। और किसी का आंसर? और कोई क्या आंसर देगा? देखो बेटा, वन बाय वन सारे मैं बता देता हूं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास NH4Cl। इसका आप पोस्टमार्टम करोगे तो ये मॉलिक्यूल बनेगा, NH4 पॉजिटिव पार्टिकल अलग है, Cl नेगेटिव अलग है। इसका मतलब NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव का मतलब बॉन्ड तो हो गया आपके पास, ये मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ गई, मतलब आयनिक बॉन्ड आ गया एक। तो ये आ गया आपका आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड पोलर होता है। अब आ जाओ और ज़्यादा आगे सोल्व करते हैं। तो ये NH4 है, तो NH4 का मतलब इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो दो H मोलिक्यूल प्लेन में आएंगे, एक अबो द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा। तो इसका मतलब ये इसकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आ गई। तो इसका मतलब ये जो हो गया आपका
मोलिक्यूल जो है आयनिक बॉन्ड यहाँ पर प्लस माइनस आ रहा है, तो हमें विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। और जनरली आयनिक बॉन्ड को हम पोलर बॉन्ड कंसीडर करो ही मत, आयनिक बॉन्ड तो एक अलग ही हो गया। जो बॉन्ड करते हैं पोलर या हम नॉन पोलर, वो कोवलेंट बॉन्ड के दो टाइप करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में अगर पोलरिटी आ जाती है तो उसको पोलर बोल देते हो, और अगर नॉन पोलरिटी आ जाती है तो मतलब नॉन पोलर, सेम एटम होते हैं तो नॉन पोलर या पोलर। तो इस अगर हमारे पास क्वेश्चन ये होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, और इवन यहाँ पर देखो ये लोन पेयर एक पॉजिटिव वाला है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आता, देन आपका आंसर हो जाता है NH4Cl। इसमें आपके कौन कौन सी बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये वाले देखो 1 2 3 4 कोवलेंट बॉन्ड है, जिसमें से ये कोऑर्डिनेट है, ये आपके कोवलेंट है। तो आयनिक बॉन्ड भी है, कोवलेंट बॉन्ड भी है, और कोऑर्डिनेट भी है। और कोऑर्डिनेट और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो आपके सारे पोलर हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस आता है, एक तो ये बात। और दूसरी बात, ये जो आप देख रहे हो ये सारे बॉन्ड एक प्लेन में नहीं है, एक प्लेन में आपके नहीं आ रहे हैं। तो इसके अंदर आपका ये जो आ गया पहला पॉइंट NH4Cl। तो NH4Cl में अगर क्वेश्चन होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन प्लेनर बॉन्ड, नॉन प्लेनर, तो नॉन प्लेनर बॉन्ड तो है, प्लेन में नहीं है, एंड पोलर प्लस माइनस वाले जो NH है। दूसरा एग्जांपल देखो HCN, H में HC ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसमें पोलरिटी तो है प्लस माइनस, मतलब कोवलेंट बॉन्ड पोलर है, लेकिन सारे एक ही प्लेन के अंदर है, कॉपी के ऊपर होंगे HCN। तो ये हो गया हमारा पोलर और प्लेनर, ये हो गया पोलर और प्लेनर। अब आ जाओ H2O2 में। H2O2 की ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है OH। तो इस एक तो ये O और H बॉन्ड है, तो OH बॉन्ड है तो पोलर बॉन्ड आ गया, कोवलेंट बॉन्ड पोलर हो गया। लेकिन ये सारे एक ही प्लेन में नहीं होंगे, जैसे कॉपी, अगर ओपन बुक स्ट्रक्चर बोलते हो आप इसको, ओपन बुक स्ट्रक्चर, तो ओपन बुक का मतलब सीधी फ्लैट बुक नहीं है, ऊपर नीचे उठी हुई बुक है, तो इसका मतलब ये प्लेनर नहीं हुआ, ये पोलर और नॉन प्लेनर हुआ। तो ये आपका नॉन प्लेनर हो गया। CH4 के केस के अंदर देखोगे तो ये आ गया, इसमें सेंट्रल एटम पर सारे के सारे बॉन्ड सिमिलर हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो। लेकिन इसका डायपोल मोमेंट जैसे वाटर का जीरो नहीं होता, इसका जीरो नहीं है। HCN में प्लेनर है और पोलर है HCN। NH4Cl में इसका डायपोल मोमेंट जीरो, तो डायपोल मोमेंट जीरो आ गया, तो ओवरऑल एक बॉन्ड में तो है, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो डायपोल मोमेंट जीरो आ जाएगा। तो हमें ऐसा एग्जांपल लेना था जिसमें पोलर, पोलर का मतलब डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और नॉन प्लेनर बॉन्ड जो होने चाहिए कॉपी में नहीं होने चाहिए। तो देखो अब आपका कंफ्यूजन हो सकता था NH4Cl और H2O2। तो H2O2 क्लियर कट है कि इसको बड़ी वर्डिंग में हम याद करते हैं, H2O2 की ओपन बुक स्ट्रक्चर, तो ओपन बुक स्ट्रक्चर है तो प्लेन तो हो ही नहीं सकता, तो नॉन प्लेनर हो गया। और मोलिक्यूल का डायपोल मोमेंट आता है, क्योंकि ये वाला डायपोल मोमेंट अलग एंगल पर होता है, डाईहेड्रल एंगल के ऊपर तो कैंसिल नहीं कर पाता है, जैसे वाटर का मोलिक्यूल पोलर है वैसे ये भी पोलर हो गया H2O2। तो करेक्ट आंसर ये होगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये कहता आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, तो आप आंसर जो दे देते वो आप NH4Cl का देते। इसमें मैंने NH4Cl को क्यों रिमूव किया है, बिकॉज जो NH4 आयन है उसका डायपोल मोमेंट जीरो है, जब जीरो होता है तो ये नॉन पोलर हो जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन जो सिलेक्ट करोगे वो आपका H2O2 आ जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन प्लेनर बॉन्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम,
which of the following complexes has low splitting energy? Number 1, RH F6 3 negative. Number 2, Fe NH3 6 plus 2. Third, CO OX3 minus 3. Number 4, IR NH3 6। ये कल जो बेटा पिछली क्लास पढ़ाई थी मैंने उसमें बताया था, वही वाला क्वेश्चन आ गया आपके। तो इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स है लो स्प्लिटिंग। लो स्प्लिटिंग बताना है आपको, किसके अंदर होगा इसमें से लो स्प्लिटिंग। तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या है? कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ ऑक्सिलेट OX थ्राइस। क्या आंसर देंगे? ये तो कल की क्लास से रिलेटेड ही क्वेश्चन है आपका। जिसने कल का क्लास लिया होगा, याद किया होगा घर जाकर के, वो आराम से आंसर दे सकता है इसका। कल के नोट्स से ही क्वेश्चन है ये। क्या आंसर दोगे बेटा? जवाब दो, रिस्पॉन्स करो। इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं तुमसे, कल क्लास दिया है मैंने इस पे। FeNH3 6। FeNH3 6 कैसे आएगा बेटा ये आंसर? क्या रीजन होगा? बाकी क्यों नहीं होंगे? ये क्यों होगा? क्या लॉजिक क्या होगा इसका? ये आंसर क्यों आएगा? देखो बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये हैवी मेटल हैं। RH इरिडियम हैवी मेटल के साथ सारे लिगेंड ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोई वीक नहीं होता, स्प्लिटिंग हाई होती है। तो कल मैंने ये पॉइंट लिखवाया था, फॉर हैवी मेटल ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग। हैवी मेटल के साथ सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये तो आंसर वैसे हो ही नहीं सकते दोनों। अब आ गया FeNH3। मैंने बताया था कि NH3 जो होता है वैसे ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट कोबाल्ट के साथ। ये स्पेशली मैंने एक्सेप्शन में दोनों पॉइंट लिखवाए थे। मैंने बोला था कि अमोनिया जो होता है, अमोनिया वैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, लेकिन अमोनिया अगर आयरन के साथ या मैग्नीज के साथ आ जाए तो वीक लिगेंड की तरह कंसीडर होता है, एक्ट एज वीक लिगेंड। कल वाले नोट्स देखो आप, लेकिन पढ़ो तब ना। क्लासे लेने से नहीं है, क्लासे लेने के बाद उस पर काम करने से काम बनता है। ये दोनों एग्जाम्पल बताए थे कल वाली क्लास में। ये अमोनिया जो है आयरन और मैग्नीज के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा, नोट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बट एक्ट एज वीक लिगेंड। ये वीक लिगेंड की तरह काम करेगा, जब वीक की तरह करेगा तो लो स्प्लिटिंग होगी। तो ये आंसर आएगा। दूसरा ये भी एक्सेप्शन लिखाया था कि एक तो H2O
और एक ऑक्सलेट, ये दोनों वीक लिगेंड की तरह, ये दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करते हैं। वैसे वीक होते हैं लेकिन ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की काम करते हैं कोबाल्ट +3 के साथ। तो कोबाल्ट 3 के साथ ऑक्सलेट स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। तो FeNH36 आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट प्रॉब्लम, which of the following factors may be regarded as the main cause of lanthanides? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डी ब्लॉक में कंसिडर होता है। Which of the following factors may be regarded as the main cause of lanthanide contraction? Lanthanide contraction, और lanthanide contraction में फर्स्ट पॉइंट वो कहता है ग्रेटर, या ऐसे कह देंगे पुअर shielding of 5f orbital, greater shielding of 5f orbital, poor shielding of 4f orbital, and greater shielding of 4f orbital। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ट्वेल्थ पढ़ के आए हो अभी भी, ट्वेल्थ का ही क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या रीजन होता है। Which of the following factor may be regarded as the main cause of lanthanide contraction? सर थर्ड वाला। Greater shielding of f orbital, पुअर शील्डिंग। थर्ड वाला ये पुअर शील्डिंग ऑफ 4f orbital, Poor थर्ड shielding of 4f orbital. पुअर शील्डिंग ऑफ f orbital। ठीक है बेटा, ये आंसर आपका पुअर शील्डिंग। तो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। तो देखो थोड़ा सा मैं क्लियर और कर देता हूँ इसके आसपास के जितने क्वेश्चन बनते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है शील्डिंग, या इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है कि जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, याद है बेटा, ऑफ डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो n-1d और ns, आउटर मोस्ट शेल जो होता है, n वाला जो होता है उसको आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल। और अंदर वाला जो होता है उसको, इनर जो होता है उसको बोलते हैं सेकेंड लास्ट शेल को हम पेनल्टीमेट शेल।
पेनल्टीमेट शेल। इसमें इलेक्ट्रॉन जो आते हैं 0 से 2 तक आते रहते हैं और यहाँ पर 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका मतलब सपोज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में यहाँ बाहर की साइड इलेक्ट्रॉन जो ns में होंगे पहले आएंगे और उसके बाद आप n-1 d ऑर्बिटल में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन फिल करने लगते हो। जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन भरने लग जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होने लग जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, और इस चीज को बोलते हैं शील्डिंग। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस शील्ड करता है, मतलब न्यूक्लियस का इफेक्ट उस पर आने नहीं देता, अट्रैक्शन आने नहीं देता, उल्टा रिपल्सन होने लग जाता है। तो इसको बोलते हैं शील्डिंग। तो ये शील्डिंग एक तो डी की होती है। अब अगर यही बात हम अप्लाई करें एफ ऑर्बिटल में, अब सेम थिंग्स अगर हम अप्लाई करें कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ऑर्बिटल, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns, n-1d और n-2 f वर्क करता है। ns में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में 0 से लेके 1 तक, f में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ns जो होता है ये आपका आउटर मोस्ट शेल हो जाता है, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल है। n-1d पेनल्टीमेट शेल आ जाता है, पेनल्टीमेट। और अंदर वाला जो होता है उसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। इसको आप बोलोगे एंटी पेनल्टी मेट शेल। तो इसमें क्या होगा, ये न्यूक्लियस होगा और यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे हुए हैं, इधर डी वाला इलेक्ट्रॉन भी आ गया एक आधा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो आप n-2 f में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इतना ज़्यादा इफेक्ट इस पर नहीं दिखा पाते। दूसरा, इनकी जो शेप होती है वो डिफ्यूज्ड शेप होती है, तो इसलिए क्या है, ये शील्ड नहीं कर पाता, इन इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस से शील्ड नहीं कर पाता। तो न्यूक्लियस इसको अपना अट्रैक्शन अभी भी शो कर रहा होता है इस पे। इसलिए हम बोलते हैं कि एफ ऑर्बिटल की जो एफ ब्लॉक है या एफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी पुअर शील्डिंग होती है एज कंपेयर टू डी ब्लॉक से, इसके कंपेयर में। तो अगर आपके पास आ जाए, पहला क्वेश्चन यही आ जाए कि अगर आपको शील्डिंग इफेक्ट देना हो, भाई एस पी डी एफ में शील्डिंग इफेक्ट देना हो, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ये आ जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, तो एस में सबसे ज़्यादा, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में। इट मीन्स एफ के अंदर जो होती है वो पुअर शील्डिंग होती है, एफ ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग होगी। अब आ जाओ आप लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड क्या है, लेंथेनम के बाद इसका एटॉमिक नंबर 57 है। इसके बाद जो एलिमेंट होते हैं 58 से लेके 71 तक, ये 14 एलिमेंट होते हैं। इन 14 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं लेंथेनाइड। लेंथेनम को छोड़ के ये सारे जो हैं लेंथेनाइड्स हैं। तो लेंथेनाइड है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, इधर भी डी ब्लॉक एलिमेंट आएगा, बीच में ये लेंथेनाइड्स आएंगे। ये लेंथेनाइड जो होते हैं स्टार्ट होते हैं सी लू, सीरियम से लिट्यूशियम तक। सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 होता है, ल्यूटीशियम का एटॉमिक नंबर 71। तो अगर इनके ट्राई पॉजिटिव आयन कर बना लें हम, सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक ट्राई पॉजिटिव आयन बना लें हम, तो ये क्या होगा, सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक इनका साइज रेगुलरली जो होगा आपको डिक्रीज नजर आएगा, और ल्यूटीशियम तक डिक्रीज नजर आएगा, लेकिन 3 पॉजिटिव आयन होने चाहिए। तो इसको बोलते हैं, लेंथेनाइड का साइज रेगुलर डिक्रीज हो रहा है तो इसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो हो जाता है वो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किस में मिलेगा, एक तो ट्राई पॉजिटिव आयन में मिलेगा, द रेगुलर, द ग्रेजुअल, रेगुलर डिक्रीज इन ट्राई पॉजिटिव आयन of
लेंथेनाइड, इसको हम बोलते हैं रेगुलर, जो डिक्रीज दिखाई दे रहा है आपको, इसको कहते हो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। अब लेंथेनाइड्स जो होते हैं 58 से 71 में है, तो इनका जो पीरियड आएगा वो 6 आएगा। पीरियड 6 होगा तो इसका मतलब लास्ट 6s, फिर 5d, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे 1 से 14 वो 4f के होंगे। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन जो है द ग्रेजुअल डिक्रीज इन ट्राई पॉजिटिव लेंथेनाइड्स है। और ये रीजन क्या है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग, ड्यू टू पुअर शील्डिंग। किसकी पुअर शील्डिंग? ऑफ 4f ऑर्बिटल। तो पुअर शील्डिंग तो दोगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना है 4f ऑर्बिटल का दोगे, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल। अब पॉइंट आता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, जो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक वाला चैप्टर है, कि इससे क्या क्या फर्क पड़ता है। कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो, जो आपका 5d सीरीज एंड 6d सीरीज जो मेटल्स होती हैं, उनके साइज पर फर्क पड़ते हैं, उनके आईपी पर फर्क पड़ते हैं। होता क्या है कि मान लो आपके पास ये आपका 3d सीरीज है, स्कैंडियम से लेके टाइटेनियम से लेकर के जिंक तक 3d सीरीज है। 3d सीरीज के बाद 4d सीरीज आ गया, ये हो गया यूट्रेनियम से जर्कोनियम से जिंक कैडमियम तक। और 5d सीरीज आ गया, मतलब लेंथेनम आ गया, लेकिन यहाँ ये 14 एलिमेंट आ गए। तो यहाँ 14 एलिमेंट आ गए लेंथेनाइड्स, यहाँ आगे तो हॉफनियम से लेकर के मरकरी तक। तो होना क्या चाहिए, ऊपर से नीचे जाएं तो साइज इंक्रीज होना चाहिए। फर्स्ट ग्रुप में ऐसे ही इंक्रीज होता है, इस थर्ड वाले ग्रुप के अंदर। लेकिन इससे आगे आप 4th से लेके 12th तक देखोगे तो यहाँ से तो साइज जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ साइज इक्वल हो जाएगा। तो ये ऐसा साइज जो इक्वल होना होता है इनका, ये साइज इक्वल होने का रीजन भी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। यहाँ पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, साइज बढ़ने की बजाय कम हो गया। और इससे क्या होता है कि आईपी जो हो जाएंगे इस वाली सीरीज के, जो आईपी हो जाएंगे वो क्या होने चाहिए थे, इस वाले आईपी लो होने चाहिए थे। आईपी इनके लो होने चाहिए थे, लेकिन और इनके हाई होने चाहिए थे, लेकिन उल्टा हो जाता है, ये लो हो जाते हैं और ये आईपी हाई हो जाते हैं। तो आईपी वैल्यू पर और साइज पर फर्क पड़ता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस का फर्क पड़ता है आईपी वैल्यू पर। यही रीजन है कि काफी बार प्रॉब्लम आया है कि भाई जैसे हमारे पास कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है, तो इनका आईपी ऑर्डर बताओ आप। तो आईपी ऑर्डर क्या लिखोगे आप इनका? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अगर इनका आईपी ऑर्डर पूछेंगे तो हम देखो आईपी क्या बताएंगे इनका, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। छोटा सा पॉइंट है लेकिन क्वेश्चन बनते रहते हैं इस पे। तो भाई वैसे तो ऊपर से नीचे क्या होने चाहिए, आईपी डिक्रीज होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ऐसा नहीं हो पाता। तो कॉपर जो है वो तो सिल्वर से ज्यादा होता है कॉपर, लेकिन सिल्वर से एयू भी ज्यादा हो जाता है। तो ओवरऑल ऑर्डर होता है कॉपर, ओवरऑल ऑर्डर होगा कॉपर का आईपी सबसे ज्यादा, फिर एयू का, और सिर्फ एजी का आईपी। इधर से इधर जा रहे हो तो डिक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे कई क्वेश्चंस जो होते हैं वो फिर इस तरीके से सोल्व होते हैं। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या आता है, ये तो एक कॉन्सिक्वेंस हो गया, कॉन्सिक्वेंसेस हो गया साइज और आईपी वैल्यू में। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है इसमें, स्पेशली बिकॉज इनके साइज में डिफरेंस हो गया, तो इसको आप क्या सकते हो, लेंथेनाइड्स जो है सेपरेट बाय आयन एक्सचेंज मेथड। अगर ये डिफरेंस नहीं आता साइज का, क्योंकि प्रॉपर्टी तो सबकी सेम है सभी लेंथेनाइड्स की, तो आप आयन एक्सचेंज मेथड से सेपरेट नहीं कर पाते। तो यू आर कैपेबल टू सेपरेट द लेंथेनाइड टू ईच अदर ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये भी एक इसका कॉन्सिक्वेंसेस आ गया। और एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस आ गया फेजेंस रूल वाला। अगर मैं इन सब के देखो, अगर ये सब +3 के अंदर है, सीरियम से लेके सीरियम का हाइड्रोक्साइड बनाऊंगा तो +3 बनेगा मेटल का हाइड्रोक्साइड, और सीरियम से लुटीशियम सीलू तक LuOH का बनाऊंगा तो OH थ्राइस बनेगा। तो इनके हाइड्रोक्साइड का जो बेसिक कैरेक्टर या एसिडिक कैरेक्टर है रिलेटिवली, वो भी बता सकते हो साइज के डिफरेंस से। अकॉर्डिंग टू फेजेंस रूल, कैटायन का साइज जितना छोटा होता जाएगा, ये स्मॉल है कैटायन ट्राई पॉजिटिव आयन,
आपका स्मॉल आया है ट्राई पॉजिटिव आयन कैटायन, ये स्मॉल है, और इन सब में ये वाला जो है वो लार्ज है। तो जितना कैटायन स्मॉल होगा, तो अकॉर्डिंग टू फेजेंस रूल आपने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू फेजेंस रूल, तो जितना कैटायन का साइज, कैटायन का साइज छोटा होता जाएगा, उतना कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो इनके हाइड्रोक्साइडों का आप बेसिक या एसिडिक कैरेक्टर बता सकते हो। इट मींस जो आपके पास सीरियम हाइड्रोक्साइड आया वो मोस्ट बेसिक हुआ, जो जितना आयनिक होगा उतना बेसिक होगा। मोस्ट आयनिक कैरेक्टर है इसलिए मोस्ट बेसिक। और जो ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड हुआ वो लीस्ट बेसिक, या इसको कह सकते हो मोर एसिडिक। तो आप देखो कहां से कहां क्वेश्चन के आंसर पहुंचा सकते हो बायोलॉजिकली विद लॉजिकल। अगर हमको कुछ नॉलेज है, कुछ हमारे पहले वाली नॉलेज है, तो ये सारा मिला करके हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो रिपीट करो बेटा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं? व्हाट इज द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? पुअर शील्डिंग ऑफ फोरेन ऑर्बिटल। नहीं, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? क्या डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? ये बताया ना बेटा, सब एक एक चीज ही तो बताई है, 12th में भी पढ़ के आए हो। व्हाट इज द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, एक तरफा काम चल रहा है सब कुछ देने के। हाँ, ग्रेजुअल रेगुलर डिक्रीज, ग्रेजुअल रेगुलर, एक वर्ड भी मिस नहीं करना इसमें से। लगातार ग्रेजुअल रेगुलर डिक्रीज इन ट्राई पॉजिटिव आयन, नोट एलिमेंट, ट्राई पॉजिटिव आयन, ग्रेजुअल रेगुलर डिक्रीज इन ट्राई पॉजिटिव आयन ऑफ लेंथेनाइड्स इज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या बोलोगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या आएगा ऑप्शन? क्या ऑप्शन बोलोगे बेटा? ग्रेजुअल पॉजिटिव आयन। हाँ, हर एक वर्ड ध्यान रखना है, ग्रेजुअल, रेगुलर, डिक्रीज, सीधा साइज नहीं, आयंस का साइज, आयन भी डाई पॉजिटिव नहीं, ट्राई पॉजिटिव आयन। क्योंकि अगर एटम ले लिया तो फिर ग्रेजुअल रेगुलर डिक्रीज नहीं आएगा, फिर इरेगुलर डिक्रीज आएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर दो मेरा, सेकंड नंबर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? क्या आंसर दोगे? So poor shielding of 4f orbital. यस, पुअर गुड बेटा। शील्डिंग ऑफ फोरेन। पुअर शील्डिंग कौन से ऑर्बिटल की? एफ ऑर्बिटल की। फिर आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसीज दोगे आप लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में? साइज हो गया। 5D सीरीज और 6D सीरीज में जहाँ साइज बढ़ना किया था वो आगे जाके इक्वल और डिक्रीज होने लगता है। हाँ, साइज जो है वो जो है नीचे चल करके हैवी एलिमेंट के अंदर 5D और 6D में साइज इक्वल हो जाते हैं, आईपी कम होने की बजाय बढ़ जाते बढ़ हैं। और क्या कॉन्सिक्वेंसीज है कि साइज डिफरेंट हो जाते हैं, इसलिए इनको एक दूसरे से आयन एक्सचेंज से सेपरेट कर सकते हैं हम। और इससे हम एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड बता सकते हैं इनके। इन सब में से कोई भी ऑप्शन आ जाए तो बेटा यू नीड टू गिव द आंसर, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल हो तो एक ही बात है, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपने देना है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके डी एंड एफ ब्लॉक का। तो अच्छी तरीके से उसका लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की रीडिंग लगा दो, रगड़ दो एनसीईआरटी को, कहीं नहीं जाना क्वेश्चन बाहर, और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, खास करके इनऑर्गेनिक में। नेक्स्ट आ जाओ बेटा प्रॉब्लम फिर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, आर्गन is used in arc welding. Argon is used in arc welding because of its number one,
low reactivity with metal, number 2 ability to lower the melting point, number 3 flammability, number 4 high calorific value, high calorific value. Argon is used in arc welding because its low reactivity, ability of lower the melting point, flammability या high calorific value. देखो बेटा, आर्गन को जो यूज करते हैं तो फ्लेमेबल तो है ही नहीं, ये तो हट गया। तो लो रिएक्टिविटी विद मेटल। हाँ, लोअर रिएक्टिविटी विद मेटल आएगा, कंफ्यूजन हो सकता था इन 2 पॉइंट में। भाई हम लोअर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल दें, एबिलिटी टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट दें। अगर आप कोई भी रिएक्टिव चीज डालते हो, अगर रिएक्टिव, बिकॉज ये नोबल गैस थी, नोबल गैस क्या होती है, इनरिएक्टिव होती है। अगर रिएक्टिव कोई चीज डालते हो, इम्प्योरिटी डालते हो किसी के अंदर भी, तो उसका काम होता है मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करना। एज एग्जाम्पल यू नो, जब आप मेटलर्जी करते हो एल्यूमिनियम की, बॉक्साइट मेथड करते हो, तो एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसलिए आप उसके अंदर इम्प्योरिटी मिलाते हो, क्रायोलाइट, Na3LF6 और कैल्शियम फ्लोराइड की। तो ये क्या है, इससे रिएक्शन करते हैं। अगर रिएक्शन करने वाली कोई इम्प्योरिटी डालते हो तो हमेशा याद रखना उससे मेल्टिंग पॉइंट डाउन होंगे, अगर कोई चीज़ हमने डाली है। और इसका बेस्ट पॉइंट आप देखो, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट सिमिलर थिंग है। और आप सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ के आए हो, सॉल्यूशन में पढ़ते हो जब भी कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं हम, देन फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन इन freezing point, depression in freezing point and lowering in melting point, same things. Lowering in melting point, depression in freezing point are similar things. तो ये ध्यान रखना है कि ये आर्गन नॉन रिएक्टिव था, इसलिए हमने बोल दिया कि ये रिएक्शन नहीं करता, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं करेगा ये। अदरवाइज कोई भी चीज हम डालते हैं तो ये आंसर आता है। कोई भी अगर हम जो रिएक्शन करने वाला स्पीसीज इम्प्योरिटी डालते हैं तो वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब लोअरिंग इन मेल्टिंग पॉइंट डालता है। जैसे हमारे एल्यूमिना में अगर इसमें से आ जाएगा तो इसका काम हम कहेंगे, बिकॉज ये इससे रिएक्शन करेगा, ये मेल्टिंग पॉइंट को लो करेगा। लेकिन इस केस में जो वेल्डिंग आर्क है, वेल्डिंग आर्क में ये इनर्ट होता है, तो जो है मेटल के साथ रिएक्टिव नहीं करता, इसलिए बस एटमोस्फेयर बनाने के लिए आर्गन का ये तैयार किया जाता है। बाकी ये आपको जो है थियोटिकली याद करने हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं फिर अब हम। नेक्स्ट देखो बेटा फिर आपका प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रोवाइड द, या आप करोगे बेटा, आपने करके दिखाना है। प्रोवाइड द हाइब्रिडाइजे, प्रोवाइड द स्ट्रक्चर या शेप hybridization and number of lone pair in OS या SOF4 मोलिक्यूल। ये सोल्व करो बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में काफ़ी एग्जाम्पल करवाए थे इस तरीके के। प्रोवाइड द शेप, हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर इन SOF4 मोलिक्यूल।
शेप बताना है क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन बताना है क्या आएगा, और लोन पेयर बताने हैं क्या आएंगे SO4 मोलिक्यूल में। सर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 और शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये वाला हाइब्रिडाइजेशन इस शेप में तो कहीं नहीं पढ़ा मैंने, ये कैसे निकाल दिया आपने। लोन पेयर बताओ चलो। सर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसलिए नहीं होगी कि उसमें एसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नहीं जो भी होगा, लेकिन इस हाइब्रिडाइजेशन में तो ये शेप तो कभी नहीं पढ़ी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये वाली शेप कहाँ होती है। sp3 में टेट्राहेड्रल होता है या सर sp3 डी डी डी। sp3d। हाँ, इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है। लोन पेयर कितना होगा। लोन पेयर निकालो बेटा, लोन पेयर और शेप भी बताओ, बाकी और भी आंसर दो, किसी और का आंसर आया तो बताओ। इट इज जस्ट लाइक ए प्रैक्टिस मैच, लाइक ए प्रैक्टिस मैच है अपना एग्जाम से पहले कि प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन की। बताओ जो आंसर देना है, इन्वॉल्व करो, इन्वॉल्वमेंट दो अपना। गलत सही डजेंट मैटर, मैं आई ऑलवेज से यू, गलत सही डजेंट मैटर। वो तो पता ही है कि भाई नहीं आती सारी चीजें, तभी हम तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो प्रिपेयर क्यों करते हम। लेकिन इन्वॉल्वमेंट हो, एटलीस्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। नो, नहीं बताएगा कोई और। ये आपका एग्जांपल है बेटा SOF4। सबसे पहले मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फार्मूला सिखाया था। इस फार्मूले के अंदर मैंने बोला था वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करना, नेगेटिव चार्ज है तो प्लस करना, बाई 2, इससे एक नंबर आएगा। मोनोवेलेंट एटम जो है सिर्फ साइड एटम लेने हैं, उसमें भी सिर्फ हाइड्रोजन और हेलोजन की काउंटिंग देनी है, बाकी किसी की काउंटिंग नहीं देनी थी। वी का मतलब बताया था मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम यहाँ पर सल्फर होगा, तो सल्फर का सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। ऑक्सीजन को काउंट करना नहीं है हमें, फ्लोरीन साइड एटम 4 हैं तो वो साइड एटम दे देने। 6 + 4 / 2, 5 आ गया। 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया, sp3d। और आपका हाइब्रिडाइजेशन जिसने बताया था उनका सही है। अब जब हाइब्रिडाइजेशन पूरा होता है, 5 के 5 बॉन्ड होते हैं, तो सल्फर पर 3 बॉन्ड इक्वेटोरियल बनने चाहिए थे और 2 बॉन्ड एक्सियल बनना चाहिए था, ये वाला स्ट्रक्चर आना चाहिए था। बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो S, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और 4 जो है फ्लोरीन आ रहे हैं। तो एक ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड वाला, तो डबल बॉन्ड वाला ज़्यादा रिपल्सन करता है, मोर रिपल्सिव है, तो सबसे पहले मोर रिपल्सिव वाले को आप जो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख दोगे। तो यहाँ आपका
ऑक्सीजन आ गया, बाकी हाइड्रोजन देने हैं तो 1 2 3 4, तो ये बात भी बिल्कुल सही आ गई। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आ गए, टीबीपी शेप आ गया, टीबीपी। यहाँ तक भी आपका आंसर सही था, थोड़ा सा और जाना था आपको आगे। मैंने पूछा था प्रोवाइड द शेप, हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर। अब लोन पेयर it is very important thing and needs some extra attention to give the answer of such type number of lone pair। तो देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो 2 बॉन्डिंग में चले गए, तो इसका मतलब लोन पेयर 2 तो इसके पास रहेगी। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7, एक बॉन्डिंग में चला गया, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 लोन पेयर रहेंगे। तो दिस थिंग रिक्वायर्ड सम मोर अटेंशन, रिक्वायर सम मोर अटेंशन। तो लोन पेयर अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर कहता, नंबर ऑफ लोन पेयर एट सेंट्रल एटम, देन तो आप बोलते 0। सल्फर पर तो कोई लोन पेयर नहीं, लेकिन यहाँ सब जगह लोन पेयर हैं। जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था तो कुछ याद कर लो वो दिन, जब आपने नया नया जोश के साथ पढ़ना स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्डिंग, ये सारे क्वेश्चन किए हुए थे आपने, खुद ही निकाले हुए थे। तो यहाँ 3 ये आ गए, तो 3 फ्लोरीन है हमारे पास, 4, 3 4 जा 12 ये हो गए, और 2 लोन पेयर ये हो गए, तो 12 + 2 14, तो टोटल हमारे पास 14 लोन पेयर आ जाएंगे। तो पूरा जो है आपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है कंप्लीटली, जहां तक क्वेश्चन आपका जाता है वहां तक आपको आंसर देना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द एटॉमिक रेडाई ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट the atomic radii of transitional element from chromium to copper are almost equal because, फिर डी ब्लॉक का क्वेश्चन आ गया, फिर आपको आंसर देना है डी ब्लॉक में। द एटॉमिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम कॉपर टू chromium to copper are almost equal because, फर्स्ट ऑप्शन, increased effective nuclear charge, increase effective nuclear charge is balanced by decreased screening effect of n-1 d electron। सेकेंड ऑप्शन सेम वही, increased effective nuclear charge is balanced by, डिक्रीज की जगह इंक्रीज कर देता हूं, increased screening effects या shielding effect, screening effect। थर्ड, decrease effective charge is balanced by, increased shielding effect। and fourth option, none of these। सोचो जरा, 12th बेस क्वेश्चन है, डी ब्लॉक एलिमेंट से क्या आंसर दे सकते हैं हम। द एटॉमिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर आर ऑलमोस्ट इक्वल। क्या रीजन है, किस रीजन से इक्वल होती है, किसकी बैलेंसिंग होती है, किस चीज की। क्या आंसर दोगे
जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है देखते ही आ जाना चाहिए भाई, 12th क्लास का क्वेश्चन है सर कोई। increased effective nuclear charge is balanced by increased screening effect. दोनों इंक्रीज, इफेक्टिव इंक्रीज, ये भी इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बैलेंस्ड बाई ये वाला, मतलब इंक्रीज जेड इफेक्टिव इंक्रीज ये वाला। और किसी का आंसर Screening कोई? effect. स्क्रीनिंग इफेक्ट, एससी का मतलब कि सर स्क्रीनिंग इफेक्ट। Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होगा, तो सर हम्म शील्डिंग की वजह से भी साइज डिक्रीज होगा और डी इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी डिक्रीज होगा। हम्म, बिल्कुल सही है बेटा। ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में भी करवाई थी ये चीज़ें, इसलिए पहले ही जो जो आगे पी यस ब्लॉक सर। में आने वाली चीज़ें थी हमने पहले ही कर ली थी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, फिर हल्का सा वापस निकेल और जिंक में इंक्रीज होता है। तो पहले स्लाइटली डिक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज होता है। इसका रीजन ये होता है कि दो अपोजिंग फैक्टर हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होगा। तो स्टार्टिंग में जेड इफेक्टिव डोमिनेंट होता है, जेड इफेक्टिव डोमिनेंट है, इसलिए साइज जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है। लास्ट में आते आते ही नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन जब 9 और 10 हो जाते हैं तो तब हमारा शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, डोमिनेंट। तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है तो साइज इंक्रीज होता है। तो लास्ट में जाकर के हमारा डोमिनेंट फैक्टर जो होता है शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है तो साइज इंक्रीज होता है। लेकिन बीच में आते हैं तो डी इलेक्ट्रॉन और दोनों का इफेक्ट जेड इफेक्टिव जितना इंक्रीज होता है साइज उतना डिक्रीज हो जाता है। और जेड इफेक्टिव के साथ साथ क्या शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है तो वो साइज को इंक्रीज कर देता है। तो जितना साइज का डिक्रीज होगा उतना इंक्रीज हो गया, जितना डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ सेम। अगर सेम होता है तो जितना डिक्रीज हुआ साइज उतना इंक्रीज हुआ। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। दोनों अपना अपोजिट इफेक्ट दिखाते हैं, दोनों अपना अपोजिट इफेक्ट दिखाते हैं। तो आप ऑप्शन जो सिलेक्ट करेंगे, जो इंक्रीज जेड इफेक्टिव है इज बैलेंस्ड बाय इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट, ये आपका प्रॉपर आंसर आएगा। जो बेटा मैं अभी आपको प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ, ये जो एनटीए की साइट्स हैं, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस में वहां से भी दे रहा हूँ इनऑर्गेनिक के, क्योंकि इनऑर्गेनिक का कोई ज़्यादा चेंजेस तो हो नहीं सकते, जैसा क्वेश्चन है वैसा आएगा। तो देखो इसी तरह के आपके पूरे जो क्वेश्चंस वो आ रहे हैं, तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये आपको एक आइडिया मिल रहा है। सर वो जो एनटीए वालों ने वो जो अपना एक अभ्यास वाला भी डाला है ऐप, उसको भी ट्राई करना चाहिए क्या? एनटीए वाला तो बेटा इनऑर्गेनिक में तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको। ठीक है इनऑर्गेनिक सर। में तो जितना एनटीए ने दे रखा है कुछ मत छोड़ो, क्योंकि वो तो सीधा याद करना है और करके आना है। देखो भाई, ऑर्गेनिक है तो कॉन्सेप्ट की बात आएगी, या फिजिकल है तो कॉन्सेप्ट की बात आएगी। लेकिन जो आपका इनऑर्गेनिक है तो सीधा है कि आपने पढ़ा हुआ है, याद किया हुआ है ये सारे क्वेश्चंस। देखो जब देख रहे हो आप, बहुत कम लॉजिक हैं, ज्यादातर तो आपके मेमोरी बेस हैं। इसलिए मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप एनटीए में एटलीस्ट इनऑर्गेनिक तो सारी करें। ओके सर। नेक्स्ट देखो आप बेटा, विच अमोंग द फॉलोइंग, which among the following compound, which among the following compound does not act as a reducing agent? Does not act as a reducing agent. Number 1 H2O, number 2 H2S, number 3 H2SC, और नंबर 4 H2TE। क्या आंसर देंगे बेटा इसका? विच अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट?
इनमें से कौन सी स्पीसीज है जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगी? रिड्यूसिंग एजेंट का पहले मतलब सोचो क्या होगा इसमें। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? कि दूसरे को रिड्यूस तो करना है, ये तो ठीक है कि दूसरे को रिड्यूस करना है, लेकिन इस इन स्पीसीज से कैसे देखोगे रिड्यूस करेगा दूसरे को? सर जो खुद ऑक्सीडाइज होता है। वो भी ठीक है, लेकिन इस स्पीसीज से कैसे देखोगे? इस स्पीसीज तो ऐसे देखोगे ना, हाइड्रोजन कौन दे देगा? जो जल्दी से अपना हाइड्रोजन दे देगा, इसका मतलब दूसरे को रिड्यूस कर देगा। दूसरे को रिड्यूस कर देगा तो जल्दी हाइड्रोजन दे सकता है, वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। जो नहीं दे सकता है वो नहीं है रिड्यूसिंग एजेंट। ये कॉन्सेप्ट है, सोचो जरा। मैंने हिंट दे दिया सारा का सारा आपको। सर H2O तो नहीं होगा क्योंकि उसमें OH की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी तो H देगा ही नहीं। यस, वेरी गुड बेटा। H2O देखो कभी पढ़ा भी तो नहीं। आप इतनी सारी रिएक्शंस करते हो तो H2O को कहाँ पढ़ते हो? रिड्यूसिंग एजेंट कहीं भी नहीं पढ़ा आपने। H2S तो फिर भी आप जो है जो वो चैप्टर है आपका कौन से वाला है, जिसको बोलते हैं आपका सरफेस केमिस्ट्री वाला, वहाँ यूज करते हो H2S वगैरह। तो दूसरा तरीका ये भी है कि भाई ऊपर से नीचे जाओगे तो ये बॉन्ड जो है H और S, ये बॉन्ड इंक्रीज होता जाएगा। H2SC, H2P तो जल्दी टूट जाएगा ये वाला, तो ये तो जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन ये कहाँ अवेलेबल होगा? तो H2O जो है काफी ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर के, हर साल दूसरे तीसरे चौथे साल आते रहते हैं। तो H2O कभी भी एक्ट नहीं करेगा, नोट एक्ट एज ना तो ऑक्सीडाइजिंग ना रिड्यूसिंग एजेंट, नोट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। वाटर एक्ट ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करता, ये तो सॉल्वेंट का काम करता है बहुत सारे केसेस में, डिजोल्व करने का काम करता है। एसिडिक कैरेक्टर भी देना हो तब भी यही आएगा। एसिडिक भी तो मैंने आपको याद हो तो मैंने पिछली कुछ क्लासेस में आपको बताया था, ये भी काफी इनऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कभी भी हाइड्राइड्स आ जाएं आपके पास, फोर हाइड्राइड, तो चाहे इधर से इधर जाओ चाहे इधर से इधर आओ, हाइड्राइडों की स्पेशलिटी है दोनों ही साइड से एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। एसिडिक कैरेक्टर इधर से इधर भी जाओगे और ऊपर से नीचे भी आओगे, बाकी कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। दोनों ही साइड में एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। जैसे मान लो आपको मैंने बताया था, और हाइड्राइड चाहे उसके कॉन्जुगेट हो, सेम ट्रेंड आता है। कॉन्जुगेट जैसे बेस होते हैं, जैसे देखो अगर हमारे पास कार्बन है तो कार्बन, कार्बन का हाइड्राइड CH4, कार्बन के आगे देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हाइड्राइड H2O हो गया। अब आपका फ्लोरीन हाइड्राइड हो गया HF। अगर मैं ऊपर से नीचे चलूं HF, ये आ गया HCl, ये आ गया HBr, ये आ गया HI। तो अब मैं चाहे इधर से इधर जाऊं, अब चाहे इनके कॉन्जुगेट ले लेना। कॉन्जुगेट क्या होगा? CH3 नेगेटिव, इसका आ जाएगा बेटा NH2 नेगेटिव, इसका आ जाएगा आपका OH नेगेटिव, इसका आ जाएगा F नेगेटिव, इसका हो जाएगा Cl नेगेटिव, इसका हो जाएगा Br नेगेटिव, इसका हो जाएगा I नेगेटिव। तो चाहे मैं इधर से इधर जाऊं चाहे इधर से इधर जाऊं, दोनों ही साइड एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। मीथेन से ज्यादा एसिडिक अमोनिया होगा, अमोनिया से ज्यादा एसिडिक वाटर होगा, वाटर से ज्यादा एसिडिक HF होगा, फिर HF से ज्यादा एसिडिक HCl होगा, HCl से ज्यादा एसिडिक HBr होगा और HI होगा। और फ्लोरीन वाले स्पेशल केस में ये क्वेश्चन भी काफी रिपीट होता है, तो ये इंफॉर्मेशन भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूं, खास करके इन केस ऑफ हेलोजन, नॉट इन केस ऑफ हेलोजन। जब भी आपके पास हेलोजन आ जाए तो हेलोजन में ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब जो SRP वैल्यू है, डिक्रीजिंग SRP वैल्यू, ऑक्सीडाइजिंग नेचर या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, SRP वैल्यू इंक्रीज। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये हमेशा आयोडीन की साइड कम होंगी। जैसे ऐसे होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे लिख दूं मैं। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर हमेशा फ्लोरीन में सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में, फिर आयोडीन में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की। बट
अगर आ जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर हमसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फ्लोरीन एक्सेप्शन होगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो आयोडीन है, तो फ्लोरीन जो होगा वो यहाँ कम हो जाएगा, क्लोरीन सबसे ज़्यादा होगा। क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन, अगर वो बात करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड एक और बात करता है अगर वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर वो बात करता है बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में भी एक्सेप्शन आएगा आपका, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जब भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आ जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ये फ्लोरीन 2 प्लेस पीछे चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, देन फ्लोरीन की आ जाएगी आपके पास, और फिर आयोडीन आएगा। तो ये ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फ्लोरीन एक क्लोरीन से पीछे हो जाता है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों से पीछे हो जाता है। एक इस टाइप के प्रॉब्लम जो है आपके काफ़ी प्रोपिशियस एग्जाम्पल हैं। और दूसरा आते हैं आपके जो प्रोपिशियस एग्जाम्पल हैं, वो होते हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, या मैं ये कहूँ कि आप ऑक्सीडाइजिंग नेचर से भी एसिडिक नेचर करो आप। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। एसिडिक नेचर जब भी याद करनी है आपको, अगर सेम मेटल है, इफ सेम मेटल, तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा हो, उतना एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा हर किसी में। अगर सेम मेटल है तो, सेम मेटल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मैं कह दूं आपको एन, जैसे मैं क्या कर देता हूं, HClO4, HClO3, HClO एंड HClO2, तो देखो सेंट्रल एटम सेम है, सेंट्रल एटम सेम है, तो जिसके पास जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर। इस तरफ जाओगे तो आपका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। हर किसी में ऐसे कर सकते हो आप, ये वाला पॉइंट लगा सकते हो आप। एक्सेप्ट, बाकी सब जगह लगा देना, जहां मैं बताऊं नहीं लगाना है वहां पर आप मत लगाना। एक्सेप्ट फॉस्फोरस वाले केस में, फर्स्ट चैप्टर में करवाया था, फॉस्फोरस वाले में उल्टा हो जाएगा। जैसे H3PO4, H3PO3, फॉस्फोरस में रिवर्स आ जाएगा, एंड H3PO3, H3PO2। यहां पर देखो इवन फॉस्फोरस, ये सेंट्रल एटम, इसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, तो ऑर्डर ये आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं करोगे आप, उल्टा कर देना, बाकी सब में वो लगा देना। फास्फोरस को छोड़ के बाकी सब में ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेना, या ऑक्सीजन का अमाउंट चेक कर लेना, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा उसमें एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। और इफ ऑक्सीजन सेम बट सेंट्रल एटम आर डिफरेंट, ऑक्सीजन सेम आ जाए लेकिन सेंट्रल एटम डिफरेंट आ जाए, जैसे मैं ऐसे ही बात कर लूं कि HIO, HBRO, HClO, HFO, अब की बार देखो ऑक्सीजन का अमाउंट सब में सेम आ रहा है, लेकिन सेंट्रल एटम डिफरेंट है सब में, या आयोडीन या ब्रोमीन या क्लोरीन या फ्लोरीन। जब ऐसा केस आ जाए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देख लेना सेंट्रल एटम की, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। तो काफी हेल्पफुल रहेगा ये हिंट आपको, थोड़े से टाइम में काफी सारी चीजें सोल्व हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर इधर जाएगा। तो क्या बताया मैंने, एसिडिक नेचर देखने के लिए, अगर आपके पास ये ऑक्सी एसिड के लिए है सिर्फ, इस टाइप के जिसमें ऑक्सीजन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, तो अगर सेम मेटल है तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, एक्सेप्ट फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को अपोजिट कर देना, इसमें जितने कम ऑक्सीजन उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। दूसरी बात है कि अगर मान लो ऑक्सीजन का अमाउंट सेम आ जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव देख लेना एटम की,
सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन में, फ्लोरीन में सबसे ज्यादा फ्लोरीन के है, जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेंट्रल एटम में ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर लेना आप। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कोई। ये देखो प्रॉब्लम है फिर एक मेरे पास, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। Hg CO SCN 4 HgCOSCN4 डाइपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट of this compound is मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कंपाउंड इज। इसमें मैं आपको थोड़ी केमिस्ट्री बता देता हूँ। कोबाल्ट के कंपाउंड जो मिलेंगे आपको 2 में मिलेंगे, कोबाल्ट +2 में और कोबाल्ट +6 में, +3 में। अगर कोबाल्ट +2 में होगा, कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम होगा, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा होगा। जब ये 4 में होगा तो इसके कॉम्प्लेक्स जो बनेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और टेट्राहेड्रल बनेंगे। और जब 6 होगा तो वो डिपेंड करेगा कि sp3 d2 बन सकता है या d2 sp3 बन सकता है, लेकिन ज्योमेट्री जो होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। तो ये कोबाल्ट की केमिस्ट्री अच्छी तरीके से याद कर लो। कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है, +3 में हो सकता है। ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, कम में होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अब देखो आप यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है, बिकॉज मरकरी का +2 होता है, SCN का -1 होता है। इट मीन कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो रहा है। ये भी क्लियर है देखो यहाँ से, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो कोबाल्ट +2 होगा, तो क्लियर कट है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में स्प्लिटिंग जो होती है बिल्कुल उल्टा होती है ऑक्टाहेड्रल की। जितना ऑक्टाहेड्रल होता है उसका बिल्कुल उल्टा। ऑक्टाहेड्रल में T2G ऊपर होते हैं, यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। और ये गैप जो होता है टेट्राहेड्रल में बहुत स्मॉल होता है, ये डेल्टा टी, ये आधा भी नहीं होता, 4/9 ऑक्टाहेड्रल का होता है, तो स्मॉल होता है। इसलिए कभी भी पेयरिंग करके नहीं चलते इसमें। तो अब आपके पास कोबाल्ट +2 है, कोबाल्ट +2 का मतलब D7 केस है, तो यहाँ D7 है तो इलेक्ट्रॉन 7 फिल करने होंगे, तो ऐसे भरोगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां से आपको पता चलेगा कि यहां पर जो आपका ये Eg ऑर्बिटल है, ऊपर वाले T2G हैं, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो n पेड इलेक्ट्रॉन 3 आएंगे। n पेड इलेक्ट्रॉन 3 आएंगे तो n पेड इलेक्ट्रॉन 3 का फार्मूला म्यू निकालने का है आपके पास, n+2 बोहर मैग्नेटोन। तो अब आप वैल्यू निकाल लोगे तो n 3 आ गया, 3+2 बोहर मैग्नेटोन, 3 2 6, कितना हो गया n+2, 3 और 2 5 3 15, √15 आ जाएगा बोहर मैग्नेटोन। तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नॉलेज है इसके लिए, कोबाल्ट वाले कंपाउंड के लिए। कोबाल्ट आपको +2 में मिल सकता है और +3 में मिल सकता है। +2 में होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होगा। +3 होगा तो फिर 6 है, फिर sp3 ये d2 या d2 sp3 में होगा। यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा था तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 है तो स्प्लिटिंग उल्टा होती है। ये T2G ऑर्बिटल, Eg ऑर्बिटल नीचे आते हैं, T2G ऊपर, और गैप बहुत स्मॉल होता है, 4/9 होता है डेल्टा नोट का। तो इसलिए इसमें कभी पेयरिंग करके नहीं चलते, हम पहले सिंगली फील्ड करते हैं। तो हमें D7 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, 1 2 3 4 5 6 7, देन पेयरिंग करनी थी। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास 3 आ गए तो म्यू का वैल्यू √15 आ गया। तो बाकी ये कंपाउंड याद भी रख सकते हो कि भाई इसके लिए आंसर
जो है ये 15 आएगा। ये कि इसी टाइप का इनऑर्गेनिक में एक और काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, वो ये है CaCN2 बनाना, ये वाला कंपाउंड CaCN2, इसका नाम है कैल्शियम साइनेमाइड। साइनाइड नहीं है ये, इट इज द कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम साइनेमाइड, ये कैल्शियम साइनेमाइड है CaCN2। ये जो बेटा बनता है वो बनता है कैल्शियम कार्बाइड से। कैल्शियम, वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री बता रहा हूं अभी मैं आपको इससे रिगार्डिंग। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 की जब N2 से रिएक्शन करते हैं तो ये बनाता है CaCN2 प्लस कार्बन अलग हो जाता है। ये जो कार्बन होता है इसको कार्बन ब्लैक बोला जाता है, कार्बन ब्लैक। और CaCN2 कैल्शियम साइनेनाइड को, साइनेमाइड को नाइट्रोलिम बोला जाता है, नाइट्रोलिम। ये जो नाइट्रोलिम होता है ये एक फर्टिलाइजर है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो जब आप इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, तो कैल्शियम कार्बाइड की नाइट्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम साइनेमाइड बनता है, जो एक्ट एज नाइट्रोलिम और फर्टिलाइजर, साथ में कार्बन ब्लैक बनता है। बट इसी कैल्शियम कार्बाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसी कैल्शियम कार्बाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं CaC2, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली एसिटिलीन बना देता है, C2H2 एसिटिलीन, इसको एसिटिलीन बोलते हैं, एसिटिलीन C2H2, और साथ में बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो एसिटिलीन बनना ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जो कार्बन की स्पीसीज है C2, एसिटिलीन की स्ट्रक्चर तो आती है ना आपको, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर क्या है H अटैच हो रहा है, इसका मतलब H तो चलो वाटर ने दिए, तो कैल्शियम कार्बाइड के अंदर क्या था, तो कैल्शियम कार्बाइड के अंदर ये वाला पार्ट था, तो कैल्शियम कार्बाइड के अंदर ये वाला पार्ट था, इसका मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव नेगेटिव, तो इससे ये स्ट्रक्चर डिसाइड होता है इसका। इट मीन्स structure of calcium, structure of calcium carbide is like that, कैल्शियम आयन अलग होगा और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अलग होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड की जो स्ट्रक्चर है इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब समझ रहे हो बेटा, एक डबल बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड और टू पाई बॉन्ड। इट मींस इट कंटेन, कौन, ये वाला कैल्शियम कार्बाइड, इट कंटेन वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। तो ये दोनों ही बातें काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बातों में से है ये। एक तो ये कि कैल्शियम कार्बाइड का जब नाइट्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो CaCN2 बनता है। CaCN2 को क्या बोलते हैं, जरा रिपीट करो, क्या बोलोगे CaCN2 को? ये नहीं बनता बेटा, CaCN का होल ट्वाइस नहीं बनता, CaCN2 बोलता है। क्या नाम दिया है इसको CaCN2 को? नाइट्रोलियम या तो कैल्शियम का साइनामाइड। हाँ, नाइट्रोलियम या कैल्शियम साइनेमाइड। और अगर ये बनता तो इसका क्या नाम होता, जो नहीं बना है, ये कैल्शियम साइनाइड हो जाता बेटा। अगर ये बनता तो इसका नाम कैल्शियम साइनाइड, लेकिन साइनाइड नहीं बना है, वो कैल्शियम साइनेमाइड बना है। तो कैल्शियम साइनेमाइड बनता है, नाइट्रोलियम बनता है जो फर्टिलाइजर का काम करता है, साथ में कार्बन ब्लैक बनती है। तो जहां ये फैक्ट्री होती है, जहां भी नाइट्रोलियम की फैक्ट्री होगी वहां इंक की फैक्ट्री भी होगी साथ में, क्योंकि ये केमिकल यूज हो रहा होगा कैल्शियम कार्बाइड, नाइट्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही होगी, तो फर्टिलाइजर नाइट्रोलियम तो बन ही रहा होगा। एंड इंस्टेड ऑफ दैट कार्बन ब्लैक, मतलब ये इंक होती है कार्बन ब्लैक, जो इंक आप पेनों में यूज करते हैं ये वाली होती है, तो ये भी बन रही होगी साथ में। एंड वन अनदर थिंग, जो कैल्शियम कार्बाइड है, अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर दें हम, HOH के साथ रिएक्शन कर दे, वाटर के साथ रिएक्शन कर दे, तो एसिटिलीन बनता है। इट इज वेरी सरप्राइजिंग
कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटिलीन बन गया, तो ये चीज ये शो कर रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड में जो C2 है वो आपस में अटैच है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट मींस स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इज लाइक दैट, इस जैसी है, इस जैसी स्ट्रक्चर है। तो बेटा कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे कैल्शियम कार्बाइड में। इज इट क्लियर? हाँ तो जी ये सर। आपके बेटा कुछ इनऑर्गेनिक Yes, की sir. कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी थे, प्रॉब्लम के साथ साथ कॉन्सेप्ट किए हमने, तो ये किए हैं। आप इनऑर्गेनिक के लिए मैं आई एम अगेन रिपीटिंग कि आपको जो है जो एनटीए के जितने भी क्वेश्चन है, या एनटीए नहीं देखना चाहते तो एनसीईआरटी एटलीस्ट मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि +2 अभी अभी करके आए हो आप, एटलीस्ट +2 में काफी क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और डी ब्लॉक से, तो वो आप अच्छे तरीके से तैयार कर ले तो आपको काफी कुछ हेल्प होगा। आई होप इट इज वेरी यूजफुल टू यू। ओके बेटा, नाउ आई एम लिविंग। तो सर देखते एक हैं। क्वेश्चन पूछना है, हाँ बोलो। मतलब इससे नहीं है सर, एक अलग हाँ क्वेश्चन है वो। कोई भी